नज़र इर्तिका इंसान की फ़िक्री तारीख़ के ताकतवर तरीन नज़रियात में से एक है, और जितना इसने इंसानी फ़िक्र पर असरात डाले हैं शायद ही किसी और नज़रिए ने डाले हों। आमतौर पर चार्ल्स डार्विन को इस नज़रिए का बानी समझा जाता है, लेकिन हयातियाती इर्तिका का तस्वुर हज़ारों बरस पहले मौजूद था। डार्विन का कमाल यह है कि इसने इस नज़रिए को इतना पुख्ता मंतकी और साइंसी बुनियादों से इस्तेवार किया कि चंद अशरों के अंदर अंदर दुनिया भर में ये मान लिया गया, और बाद में हासिल होने वाले हज़ारों शवाहिद इसे मजबूत से मजबूत तर बनाते चले गए। डार्विन के नज़रिए के बुनियादी सतून दो है, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि कुदरती इंतखाब ओवर डिसेंट मॉडिफिकेशन या तरमीम के साथ सिलसिला नस्ब का चलना। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, डार्विन ने इस नज़रिए को बुनियाद फराहम की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुदरती इंतखाब का जिक्र डार्विन से 1000 साल पहले मुसलमान मुफक्किर जाहिज़ पेश कर चुके थे, जो डार्विन के नज़रिए से हैरत अंगेज तौर पर मुशाबिहा है। जाहिज का पूरा नाम अबू उस्मान उमरो बहरल खन्नानी अल बसरी था, और वो 776 ईस्वी में बसरा में पैदा हुए थे। इनका खानदान बेहद गरीब था और इनके दादा सारबान थे। जाहिज खुद बचपन में बसरा की नहरों के किनारे मछलियां बेचा करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि वो बदहीयत थे, जिसकी वजह से लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे। अरबी लफ्ज़ जाहिज का मतलब ऐसा शख्स है जिसके दीदे बाहर को निकले हों, लेकिन जाहिज ने इन रुकावटों को आड़े नहीं आने दिया और अपने मुखालिफों को इल्म की रोशनी से शिकस्त दे दी। इस मकसद के लिए उन्होंने तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। वो खुद लिखने पढ़ने के साथ साथ फारिग औकात में मुख्तलिफ इल्मी महाफिल में जाकर तकारीर और मुबाहिसे सुना करते थे। इस ज़माने में फ़िरकावारियत जड़ पकड़ रहा था और इनकी महफिलों में मजहबी मसाइल, फ़लसफ़ा और साइंस पर दुआदार बहसें हुआ करती थी। जाहिज ने बाकायदगी से इन महफलों में शिरकत शुरू कर दी, जिससे इन्हें अपनी नज़रियात वज़ा करने में मदद मिली। ये अब्बासी सुल्तनत के उरूज का ज़माना था। अब्बासी खलीफा हारून रशीद और मामून रशीद का दौर कुतुबखानों, इल्मी बहसों का ये ज़माना था, जब दुनिया भर से उलूम व फ़नून अरबी ज़ुबान में तर्जुमा हो रहे थे और मुस्लिम दुनिया नित नए नज़रियात से रोशनास हो रही थी। मुसलमानों ने अभी हाल ही में चीनियों से कागज़ बनाने का कारआमद फ़न सीखा था, जिसने इल्म व दानिश के मैदानों में इनकलाब बर्पा कर दिया था। नौजवान हाफिज़ ने इस माहौल का भरपूर फ़ायदा उठाया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एक के बाद एक तसनीफ़ पेश करना शुरू कर दी। जल्द ही इनकी शोहरत दूर व नज़दीक तक पहुँच गई, यहाँ तक कि खुद अब्बासी खलीफा मामून रशीद भी इनके कदरदानों में शामिल हो गए। बाद में खलीफा अल मुतवक्किल ने इन्हें अपने बच्चों का उस्ताद मुकर्रर कर दिया। जाहिज ने साइंस, जोग्राफिया, फ़लसफ़ा, सर्फ़ व नहू और इल्मुल बयान जैसे कई मौज़ूआत पर कलम उठाया। इस ज़माने में लिखी गई बाज़ फ़हरिस्तों में इनकी किताबों की तादाद 200 के करीब बताई गई है, ताहम इनमें से सिर्फ 1/3 महफूज रह गई है। जाहिज की किताबुल बहला यानी कि बहीरों की किताब 9वीं सदी के अरब माशरे का जिंदा मोरिका है, जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद लोगों की जीती जागती तस्वीरें पेश की है। यूं तो जाहिज ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी, जिनमें से इर्तिका के सिलसिले में किताबुल हैवान सबसे दिलचस्प है। इस इंसाइक्लोपीडिया किताब में उन्होंने 350 जानवरों का अहवाल बयान किया है, वैसा ही अहवाल जो आज आपको विकिपीडिया पर मिल जाता है। इसी किताब में जाहिज ने चंद ऐसे तस्वरात पेश किए जो हैरत अंगेज तौर पर डार्विन के नज़रिया इर्तिका से मुशाबिहा करते हैं। इस नज़रियात को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जाहिज लिखते हैं कि हर जानदार हर वक्त बका की जदोजहद में मसरूफ है। जानवर जिंदा रहने के लिए खुद से छोटे जानवरों को खा जाते हैं, मगर खुद बड़े जानवरों की खुराक बन जाते हैं। ये जदोजहद न सिर्फ जानवरों की मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान पाई जाती है, बल्कि एक ही नस्ल के जानवर भी एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। जाहिज इस बात के कायल थे जानवरों के
ایک نسل مختلف عوامل کی وجہ سے دوسری نسل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ جاہز کا خیال تھا کہ خوراک، ماحول اور پناہ گاہ ایسی عوامل ہے جو جانوروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور انہی کے زیر اثر جانوروں کی خصوصیات بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہے اور جانور بتدریج اپنے ماحول میں زیادہ بہتر طریقے سے ڈلنے لگتا ہے۔ اس طرح بہتر خصوصیات والے جانور بقا کی دوڑ میں کامیاب رہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، جانور اپنی بقا کی مسلسل جدوجہد میں مگن ہے اور وہ ہر وقت خوراک حاصل کرنے، کسی کی خوراک بننے سے بچنے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ وہی نظریہ ہے جو بعد میں بقائے اصلاح یعنی کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کہلایا۔ جاہز کے ان خیالات کا اثر بعد میں آنے والے مسلمان مفکرین پر بھی ہوا، چنانچہ ہمیں ان کی بازگشت فارابی، ابن العربی، رومی، البیرونی، ابن خلدون اور دوسرے حکماء کے ہاں ملتی ہے۔ ارتقاء کے بارے میں مسلمانوں کے یہ تصورات 19ویں صدی کے یورپ میں ہاں سے عام تھے، حتیٰ کہ ڈارون کے ایک ہم عصر جان ویلیم نے 1878 میں نظریہ ارتقاء کو محمدن تھیوری آف ایوولوشن یعنی مسلمانوں کا نظریہ ارتقاء سے موسوم کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ڈارون نے جاہز کے خیالات سے استفادہ کیا تھا۔ بعض ویب سائٹوں پر لکھا ہے کہ وہ عربی جانتے تھے، لیکن اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہے۔ وہ ارتقاء کے نظریے کے موجد نہ سہی، لیکن انہوں نے اپنے مشاہدات اور گہرے غور و فکر کے بعد اس نظریے کو ٹھوس عقلی اور استدلالی بنیاد فراہم کر دی، جس نے دنیا کا فکری و علمی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ تاہم جاہز کا یہ اعزاز ضرور ہے کہ جو بات 19ویں صدی میں ڈارون کو سوجی، اس کی طرف وہ 1000 سال قبل ہی اشارہ کر چکے تھے۔ علم و دانش اور کتابوں سے عشق جاہز کی موت کا سبب بھی بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 92 سال کی عمر میں شیلف سے ایک کتاب نکالتے ہوئے باری برکم شیلف اس کے اوپر آ گرا اور یوں اسلامی تاریخ کا یہ یکتا دانشور کتابوں ہی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ تھینکس فار واچنگ۔